नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक ऐसा चैनल जहां पे आपका उर्दू सब्जेक्ट और उसके साथ साथ जीएस के अन्य तमाम विषय जैसे हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिंदी सब एक साथ पाए जाते हैं। इसलिए साथियों, हमारा आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों से गुजारिश है हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा रहा था भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल में जो हमारा आज का टॉपिक है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत की कृषि। तो साथियों, भारत की कृषि जो हम पढ़ाएंगे आपको, अगर देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और आजकल के दौर में अगर देखें तो कृषि प्रौद्योगिकी एक अलग सब्जेक्ट बन गया है। तो उस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो कृषि प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट है वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। हम आपको भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भी कृषि आ रहा है, मैं उस कृषि के बारे में आपसे बात करूंगा। भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भारतीय कृषि आ रही है उस कृषि के बारे में हम आपसे बात करेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कृषि प्रौद्योगिकी में जो नए नए आधुनिक मशीनें, आधुनिक जो है सब बनाए जा रहे हैं कृषि के लिए, वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो भारतीय भूगोल में भारत के अंदर कृषि की बात आती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये जाहिर है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 54% भूभाग 54% भूभाग जो है भारत का, वो कृषि क्षेत्र है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। साथ ही साथ हम आपको भारत में जो भी कृषि क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु है, उनके बारे में बताएंगे, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस स्तर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई हैं, उन चीज़ों के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए साथियों इधर कि भारत में लगभग 54% भूभाग जो है वो कृषि का है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और हमने बताया कि 15 कृषि जलवायु भारत में पाए जाते हैं। 15 कृषि जलवायु भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कितने कृषि जलवायु पाए जाते हैं, तो 15। और शस्य जलवायु अगर पूछा जाए, शस्य जलवायु, तो वहां 9 लगाइएगा। लेकिन कृषि जलवायु के बारे में जब पूछा जाए, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 15। अगर देखा जाए तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें हैं। आप सभी लोग जानते हैं 3 प्रकार की फसलें हैं। कौन कौन सी? खरीफ है, रबी है और जायद है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? खरीफ के फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? खाद्यान्न में, तिलहन में, दलहन में। उसी तरह से रबी की फसल में कौन कौन से जो है फसल आते हैं, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? तिलहन में, दलहन में कौन कौन से फसल आते हैं? और जायद में भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। पूरी क्लास देखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। मैं आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का क्लास चलाता हूं बिल्कुल फ्री। देखिए, जो खरीफ की फसल है, ये फसल मुख्यतः मानसून काल की फसल इसको कहते हैं। मानसून काल की फसल, जब मानसून आता है भारत में गर्मियों के दिनों में, जब बरसात होने लगती है, बरसात की शुरुआत होती है जब, तब इस फसल का मौसम आ जाता है। और ये फसल जो है मुख्यतः मानसून काल की फसल कहलाती है। ठीक है। अच्छा, कब बोया जाता है ये? आप जानते हैं 1 जून को मानसून आ जाता है भारत में। तो जून जुलाई में जब भारत में बरसात होने लगती है, तो जून जुलाई में जो है इसको बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है। तो पूछा जा सकता है खरीफ की, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है वनडे एग्जाम्स में कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में होती है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं: सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल। तो आप जून जुलाई लगाएंगे। तो जून जुलाई
में बुआई होती है खरीफ के फसल की, और काटा कब जाता है? अक्टूबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर में ये फसल काट लिया जाता है। खरीफ के फसल की बात हो रही है। खरीफ के फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, मानसून आने के साथ जून जुलाई में, और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें जो भी होती हैं खरीफ की, देखिए खाद्यान्न में देखिए कौन कौन सी फसल होती है खरीफ में। खाद्यान्न में जैसे धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये सब खाद्यान्न की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, खाद्यान्न की फसलें। आपने देखा होगा गांव देहात में जब भी धान लगा होता है उसमें पानी भरा होता है, उनको पानी की ज़रूरत होती है इन फसलों को। इसलिए बारिश के मौसम जब आता है, मानसून के साथ साथ इसकी बुआई चालू हो जाती है जून जुलाई में, ठीक, और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो देखिए खाद्यान्न की फसलों में धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ और मक्का हुआ। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर याद हो जाएगा खुद ही कि जो है खरीफ की जो फसल है इसकी बुआई मानसून आने के साथ होती है जून जुलाई में, और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। खाद्यान्न की फसलें धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ। देखिए धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। अच्छा, दलहन में अगर देखें तो खरीफ की फसलों में दलहन में पूछ लेता है कि दलहनी फसलें कौन सी हैं खरीफ की, और खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं खरीफ की। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। दलहन में मूंग हुआ, उड़द हुआ, सोयाबीन हुआ और लोबिया हुआ। ये जो सोयाबीन है ये तिलहन में भी, इससे तेल भी निकाला जाता है। तिलहन मतलब तेल निकाला जाता है। तो मूंग हुआ, उड़द हुआ, सोयाबीन हुआ, लोबिया हुआ। सोयाबीन, लोबिया और मूंग, उड़द ये सब ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मूंग हुआ, ये सब दलहनी फसलें हैं। मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया। ये जो सोयाबीन है ये तिलहन की फसल में भी आता है। तिलहन की फसल में भी इसको पूछ लिया जाता है। तिलहन की फसल में देखिए कौन कौन सी है। तिलहन की फसल में देखिए कौन सी है। तिलहन की फसल में सोयाबीन हमने बताया दलहन में भी आती है, तिलहन में भी आती है। मूंगफली हुआ, सूरजमुखी हुआ, तिल हुआ, अंडी हुआ, कपास हुआ और तंबाकू हुआ। हालांकि तंबाकू जो है ये कैश क्रॉप है, मतलब नकदी फसलें, लेकिन नकदी फसलों को आपको हम अलग से बताएंगे। जैसे गन्ना हुआ, तंबाकू हुआ और चाय हुआ, कॉफी हुआ, इन सब फसलों को हम अलग से आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए, तो खरीफ की फसल में आपने देखा खाद्यान्न में कितनी फसलें आती हैं, कौन कौन सी। दलहन में दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। तिलहन में यानी जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, जैसे सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, सूरजमुखी, तिल, अंडी, कपास, तंबाकू। तो ये हो गई तिलहनी फसलें। तो अभी तक आपने पढ़ा खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? मानसून आने के साथ साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें खाद्यान्न में कौन कौन सी फसल आती है? धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। दलहन में कौन कौन सी फसल आती है? मूंग, उड़द, सोयाबीन, ये सब आता है, ठीक। लोबिया हो गया। तिलहन में सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अंडी, ये सब फसलें हो गई, कपास, तंबाकू, ठीक है। तो ये हो गया खरीफ की फसलें। तो हमने बताया था कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती हैं, तो खरीफ, रबी और जायद। तो अब आप खरीफ के बारे में जान गए। अब आप देखिए रबी की फसलों के बारे में। तो रबी की फसलें मुख्यतः शीतकालीन ऋतु में, मतलब ठंडी के दिनों में ये बोई जाती हैं। इनकी बुआई कब होती है? ठंडी के दिनों में। देखिए अक्टूबर और नवंबर में। तो अक्टूबर और नवंबर में आप सभी लोग जानते हैं ठंडी की शुरुआत हो जाती है। ठंडी की शुरुआत हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो जैसे ही अक्टूबर में खरीफ की फसल काटी जाती है, तुरंत रबी की फसल बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई हो जाती है, तुरंत जो है रबी की फसल बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको शीतकालीन ऋतु की फसलें कही जाती हैं, ठंडियों की ऋतु में, ठीक है। अब इसमें बोया तो जाता है अक्टूबर नवंबर में, जब ठंडी की शुरुआत होती है, लेकिन काटा कब जाता है? अप्रैल मई में। अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। अच्छा, इसमें खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें हैं? खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें हैं? खाद्यान्न में गेहूं है, जौ है, सरसों है। तो ये खाद्यान्न की फसलें हैं। रबी के खाद्यान्न की फसलें गेहूं, जौ, सरसों। वहीं पर
खरीफ के खाद्यान्न की फसलें थी धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, लेकिन रबी की खाद्यान्न की फसलें क्या है? गेहूं, जौ, सरसों। दलहनी फसलें कौन सी हैं? मटर है, चना है, गन्ना है, बरसीम है। बरसीम में जानवरों को खिलाया जाने वाला एक चारा है, होता है चारा, तो इसीलिए बरसीम। और बरसीम जो है दलहनी फसलों में आता है। ध्यान में रखिएगा, यही सब चीजें हैं छोटी छोटी जो आप लोग गलत कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से वीडियो को 1 2 3 बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो रबी की फसलें आप जान गए कि जब खरीफ की फसलें काटी जाती हैं अक्टूबर में, उसके तुरंत बाद रबी की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। और रबी की फसलें कब काटी जाती हैं? अप्रैल मई में। और रबी की फसलों की जो खाद्यान्न की फसल है गेहूं, जौ, सरसों। दलहनी फसलें मटर, चना, गन्ना, ये सब हुआ, बरसीम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रबी की दलहनी फसलें और रबी के खाद्यान्न के फसल। अब तीसरा है जायद की फसल। तो जायद की फसल में आपको कुछ याद नहीं करना है। जैसे जो रबी की फसल है वो लगभग अप्रैल से शुरुआत होकर मई के शुरुआत तक या अप्रैल के अंत तक काट लिया जाता है। और जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में फिर बोया जाता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो बीच में 3 महीना होता है, यानी कि खरीफ की फसल और रबी के फसल के बीच का जो क्षेत्र है 3 महीना, 2 से 3 महीना, वही गर्मियों के दिन वाला, गर्मियों के एकदम से गर्मी के दिन वाला, जब पानी की कमी हो जाती है, इंसान पानी के लिए एकदम तरसने लगता है, प्यास और पानी की कमी हो जाती है, तो ये ऐसे फल होते हैं, ऐसे जो है ये फसल होते हैं कि ये अपने अंदर पानी को सिंचित रखते हैं। जायद की फसल खरीफ और रबी के फसलों के बीच का ये क्षेत्र है। जैसे हमने बताया कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ठीक, मई, जून, जुलाई, अप्रैल के बाद यानी अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जैसे खरीफ और रबी की फसलों के बीच का जो महीना होता है 2-3 महीना, उसी में जो है जायद की फसलों को उगाया जाता है। देखिए, रबी तथा खरीफ के बीच का मौसम, रबी तथा खरीफ के बीच का मौसम वही अप्रैल, मई, जून, यही 3 महीना, 2.5 से 3 महीना, अप्रैल, मई, जून, रबी तथा खरीफ के बीच का मौसम। ग्रीष्म ऋतु की फसल है ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है। कुदरत का ये करिश्मा है कि जब देखिए एकदम से गर्मी होती है, आदमी पानी के लिए तरसता है, तड़पता है, उस समय खीरा, खरबूजा, ककड़ी ये सब मिलने लगती है, आराम से आदमी खा लेता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी भी अच्छी मात्रा में इन फसलों में होता है। पानी धारण करने वाली फसल इसको कहते हैं, पानी धारण करने वाली फसल। इनमें कौन कौन सा आता है? खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, मूंग और उड़द भी साथ में बो दिया जाता है, हो जाता है। तो ये तीनों थी खरीफ, रबी और जायद की फसलें। इनके अलावा और कई प्रकार की फसलें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भारत में जो है, जो भी कृषि का क्षेत्र है, वो हमने बताया कि 15 जलवायु क्षेत्र हैं कृषि के भारत में। पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खरीफ, रबी, जायद हो गया। अब कंटूर कृषि, जो कंटूर कृषि है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। अब कंटूर कृषि है क्या? कंटूर कृषि जो होती है, इसका अगर आसान भाषा में कहा जाए तो समोच्च कृषि क्या है? ये ढलान पर आधारित होते हैं, ढलान पर किए जाते हैं। ये जो कृषि होती है वो ढलानों पर किए जाते हैं। ढलानों पर कहाँ पे? जैसे नीलगिरी जो पर्वत है उसके आसपास का क्षेत्र, ऐसे ढलान, मतलब बहुत ज्यादा ढलान नहीं, लेकिन ऐसे ढलान होता है। और ढलान के कारण जब पानी बरसता है तो रुकता नहीं है इस पे और चला जाता है डायरेक्ट नीचे। पानी बरसा, रुका नहीं, चला जाता है डायरेक्ट नीचे चला जाता है। तो अब इस पे कृषि कैसे किया जाए? इस पे कृषि करने के लिए सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है।
ऐसे सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है। और सीढ़ी नुमा बना करके यहाँ मेड़ बांध देते हैं। ऐसे यहाँ ऐसे मेड़ बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, जब पानी बरसता है, पानी आता है तो यहाँ रुकता है। और ऐसे अगर ये काम ना करें तो पानी रुकता नहीं है, साथ में मिट्टियों को भी बहा ले जाता है, उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको भी नीचे बहा ले जाता है। इसलिए इस पर कृषि नहीं की जा सकती बिना ऐसे जुगाड़ करे। तो ये एक हिसाब से व्यवस्था की जाती है। ऐसे सीढ़ी नुमा बना करके यहाँ मेड़ बांध दिया जाता है, सीढ़ी नुमा बना करके मेड़ बांध दिया जाता है ऐसे, जिससे जब पानी आता है तो बहुत आहिस्ता से आता है, यहाँ कुछ देर रुकता है, मिट्टी उसको सिंचित करती है, मिट्टी को सिंचित होने देता है, यहाँ रुकता है पानी, फिर यहाँ से पानी आया यहाँ रुका, यहाँ से आया यहाँ रुका पानी। और ये बहुत पतले पतले नहीं होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े भागों में बनाया जाता है कि उसमें कृषि किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर कृषि किया जाता है, अलग अलग फसलों को बोया जाता है, एक ही समय में अलग अलग फसलों को यहाँ बोया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कुंटूर कृषि क्या है। तो कुंटूर कृषि इसी को कहते हैं, जो नीलगिरी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, नीलगिरी जो पर्वत है उसके आसपास का क्षेत्र ऐसे है, तो वहां पर जो कृषि होती है तो वहां पर कंटूर कृषि होती है, कुंटूर कृषि। ठीक है साथियों, अब कंटूर कृषि जो होती है वो इसी तरीके से होती है। तो ये हो गई कंटूर कृषि। ढलान पर इसको किया जाता है, मेड़ बना करके, सीढ़ी नुमा बना करके, फिर मेड़ बांध करके कंटूर कृषि की जाती है। अलग अलग फसलों को, हर क्षेत्र में अलग अलग फसलों को बुआई होती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये तो कंटूर कृषि की बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं कहाँ, इसके बाद आते हैं हम नगदी फसलों पर। नगदी फसलों पर, इसको हटा करके हम नगदी फसल की बात करते हैं। नगदी, कंटूर कृषि आप समझ गए साथियों। अब नगदी फसल देखिए, नगदी फसल। तो अगर हम नगदी फसल की बात करें, जो नगदी फसल होते हैं इनको, इन फसलों को उपयोग के लिए न उगाकर लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। कैसे? इन फसलों में कौन कौन से आते हैं फसल? इन फसलों को उपयोग के लिए नहीं उगाते हैं, इन फसलों को तुरंत लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। इनमें कौन कौन सा फसल आता है? तो देखिए, मूंगफली आता है, मूंगफली, गन्ना आता है। ये नगदी फसल है। ये इनको उपयोग के लिए नहीं उगाया जाता है, इनको लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। जैसे मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया। मूंगफली, गन्ना, चाय, कॉफी। इसी में जूट हो गया, सूरजमुखी भी है, सूरजमुखी, कपास भी इसी में है, कपास। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, मूंगफली, गन्ना, चाय, कॉफी, जूट, सूरजमुखी और कपास, ये सब जो फसल हैं ये नगदी फसल के रूप में आते हैं। इनको उपयोग में नहीं लाया जाता है, इनसे लाभ कमाया जाता है, तो इसी को कहते हैं नगदी फसल। ठीक है, इसी में और देखते हैं, एक और फसल है, एक फसल की कैटेगरी और है, वो क्या है? ट्रैप फसल। ट्रैप मतलब जाल, इसको हम समझाते हैं आपको।
जो ट्रैप फसल होते हैं इनके बारे में अगर आप देखें, ट्रैप फसल या ट्रैप क्रॉप, इसी को हम जाल फसल कहते हैं। ये क्या है इसको आप समझिए, समझ जाएंगे तो फिर ट्रैप क्रॉप जब भी आएगा उसको सही निशानदेही कर देंगे, उसका सही निशान लगा देंगे। तो ट्रैप फसल जो होता है, ऐसे फसल जिनमें कीट पतंगे जल्दी लग जाती हैं, जिनसे फसल खराब हो जाता है। क्या करते हैं इसमें, ऐसे फसल जिनमें कीट पतंगे जल्दी लग जाती हैं, जिनसे फसल जो है खराब हो जाता है, फसल नुकसान हो जाता है। फिर जो है इन फसलों को बचाने के लिए इनके आसपास कुछ और नए प्रकार के फसल लगा दिए जाते हैं, जिससे कीट पतंगे उसी में उलझ कर रह जाती हैं, इन तक नहीं पहुंचती हैं, इन फसलों तक नहीं पहुंचती हैं। ऐसे फसल कौन कौन से हैं, तो ऐसे फसल के बारे में अगर हम बात करें तो जो मुख्य फसल होता है, उस मुख्य फसल के आसपास किनारे किनारे दूसरी एक फसल लगा देते हैं कि कीट पतंगे आए तो उन्हीं फसलों पर रह जाएं, मुख्य फसल पर ना आने पाए। तो जो एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि कपास के फसल को कॉटन रेड बग, एक कीटाणु होता है, कॉटन रेड बग, ये कीटाणु है, इस कीटाणु से बचाने के लिए कपास के आसपास किनारे भिंडी फसल लगा दी जाती है, भिंडी की फसल लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो कीट पतंगे आती हैं इसी भिंडी की फसल पे लग जाती हैं और जो मुख्य फसल है कपास यहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे कपास को बचाया जाता है। तो इसी को कहते हैं जाल फसल या ट्रैप क्रॉप। समझ गए, मुख्य फसल को बचाने के लिए मुख्य फसल के आसपास जो एक दूसरे प्रजाति का फसल लगा दिया जाता है, मुख्य फसल को बचाने के लिए जो कीट पतंगे आती हैं उन क्रॉप को के ऊपर हो जाती हैं, जो किनारे किनारे फसल लगा दिया जाता है तो उनको खा लेती हैं, ये बच जाता है कपास। तो इस तरह की खेती को क्या कहते हैं, ट्रैप फसल। ठीक, ट्रैप क्रॉप। तो ये हो गया ट्रैप क्रॉप की बात। अब आगे चलते हैं। ट्रैप क्रॉप आप समझ गए। एक होता है एनर्जी क्रॉप। तो एनर्जी क्रॉप के जो फसल होते हैं उनमें एनर्जी क्रॉप के जो फसल होते हैं, जैसे अल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए जो फसल उगाए जाते हैं उन्हें एनर्जी क्रॉप कहते हैं। अल्कोहल या बायोडीजल बनाने हेतु जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों को कहते हैं एनर्जी क्रॉप। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे में अगर हम बात करें एग्जांपल में
गन्ना, गन्ना ब्राजील में उगाई जाती है एनर्जी क्रॉप के रूप में, ब्राजील में उगाई जाती है एनर्जी क्रॉप के रूप में गन्ना। तो इससे क्या बनता है, एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, आलू, आलू 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 में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, स्टार्च की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है, स्टार्च की प्रचुर मात्रा, ठीक, स्टार्च की प्रचुर मात्रा होती है। इससे क्या बनाया जाता है, इससे बायोडीजल बनाया जाता है। अच्छा, जो बायोडीजल होता है वो डायरेक्ट जो है, बायोडीजल डायरेक्ट गाड़ियों में यूज नहीं किया जाता है, वो मिश्रित रूप में यूज किया जाता है। तो जो एनर्जी क्रॉप है उन फसलों को कहते हैं जिन फसलों से एल्कोहल या बायोडीजल बनाया जाता है। अच्छा, एक और है जेट्रोफा, जेट्रोफा बायोडीजल बनाने के लिए ये उपयोग में आता है, बायोडीजल के लिए उपयोग में आता है, बायोडीजल के लिए, बायोडीजल। मक्का हो गया एल्कोहल तथा बायोडीजल। तो ऐसे फसलों को, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो आलू हो, चाहे जेट्रोफा हो, चाहे मक्का हो, ऐसे फसलों को जिन फसलों से बायोडीजल या एल्कोहल बनाने के लिए उनको उगाया जाता है, उन फसलों को एनर्जी क्रॉप कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो अगले पे चलते हैं साथियों। तो अगर हम बात करें कि देश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें अगर हम चावल के बारे में सबसे पहले बात करें, हम आपसे चावल के बारे में, देश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, ठीक, दाल हुआ। तो अब इन सब चीजों में अगर हम चावल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो चावल के बारे में जान लीजिए। चावल, चावल कहें उसी को, चाहे धान कहिए, ठीक, देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल या धान के बारे में बात करते हैं। तो यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ठीक है। चावल ग्रेमिनी कुल का पौधा है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम अगर हम देखें चावल का तो ओराइजा सटाइवा, इसका नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। ग्रेमिनी कुल का पौधा है चावल, वानस्पतिक इसका नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। और इसके बारे में देख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फसल है, यह उष्णकटिबंधीय मतलब विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का यह फसल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फसल है, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फसल है। और इसमें क्या हम बताएं आपको, उत्पत्ति के बारे में देख लीजिए। इसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया मानी जाती है, दक्षिण एशिया मानी जाती है। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन सब क्षेत्रों में दक्षिण एशिया मानी जाती है। उत्पत्ति दक्षिण एशिया का क्षेत्र माना जाता है, जैसे कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, भारत आदि। तो दक्षिण एशिया में जो भी देश आते हैं यहाँ इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। चावल के बारे में हम आपको बता रहे हैं।
गिरेमनी कुल का पौधा है। वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, सटाइवा। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फसल है। उत्पत्ति दक्षिण एशिया का क्षेत्र माना जाता है। और इसके बारे में देख लीजिए, चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है। चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है। इधर हम लिख दे रहे हैं, चावल की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है? भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है। अच्छा, उत्पादन में देखिए, उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का। भले ही भारत में क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन चीन में प्रति वर्ग हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन होता है धान का। ठीक है, हमारे यहाँ प्रति वर्ग हेक्टेयर चीन से कम उत्पादन होता है, इसलिए चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। चीन के बाद दूसरा स्थान है। अच्छा, भारत में जो मुख्य राज्य हैं धान उत्पादन में, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, मुख्य राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ये सब क्या है? मुख्य राज्य हो गए। तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब मुख्य राज्य हैं। तो आज का ये अपना भारत में कृषि वाला क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं साथियों। अगले क्लास में हम इससे आगे बताएंगे। भारत की कृषि में आपको लगभग 3 से 4 क्लासें पढ़ाएंगे, लगभग 3 क्लास तो कम से कम पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।